हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और देखते हैं हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर के मेन कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी मैं साथ में बताता जाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आप पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकते हो और आपको लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर क्लास 9th एनसीईआरटी, सीबीएसई, ऑल बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए और उनके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल है ना, इन सब की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी इन क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी के देरी के। वर्क क्या होता है आप सबको एक जनरल लाइफ में, मतलब जो हम आम जिंदगी जीते हैं उसमें काम जो है वो तब कहा जाता है कि काम हमने कब किया है, जब हमारी बॉडी टायर्ड फील करती है, थोड़ा थकावट फील करती है, तब हम कहते हैं कि हमने काम किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक पूरे दिन आप वर्क करते हो, काम करते हो, और शाम में या रात में आपकी बॉडी थोड़ी टायर्डनेस फील करती है या ज्यादा थका हुआ फील करती है, तो आप क्या बोलते हो कि आज हमने बहुत काम किया। और अगर पूरे दिन के बाद रात में आपने इतना ज्यादा टायर्डनेस फील नहीं की, मतलब ज्यादा थकावट फील नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि आज हमने उतना ज्यादा काम नहीं किया है। एग्जैक्टली, ओके। सो काम जो है आम जिंदगी में टायर्डनेस से पता चलता है, हमारे बॉडी के वर्कआउट से पता चलता है कि हमारे बॉडी ने कितना काम किया। लेकिन बच्चों, फिजिक्स में बिल्कुल ही अजब है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाया जाता है कि एक पर्सन है जिसने अपने सर पर है ना 50 किलो का वजन लेके पूरे दिन, समझ लो अगर वो खड़ा रह जाए एक ही जगह पर, तो भाई साहब उसने कोई भी काम नहीं किया फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन देखा जाए तो उसने काम किया है, क्योंकि भाई उसकी जो बॉडी है वो थकावट फील करेगी, टायर्डनेस फील करेगी। ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट और बहुत ही जनरल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इस कॉन्सेप्ट को काम में ला सके। जरूरी नहीं है कि 9th क्लास में ही आपको काम में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वीडियो है, ये आपको अपने जिंदगी के, अपने लाइफ के, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने लाइफ के अलग अलग हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वर्क इन द फिजिक्स? काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है, वर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखा है, वरना लिखा जा सकता है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क क्या है? प्रोडक्ट है सर, मल्टीप्लाई है किस किस का? सर मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है सर, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा और नॉलेज दे दूं, जब आप आगे जाओगे तो इसी वर्क की डेफिनेशन आपको आगे मिलेगी, एफ एस कॉस थीटा। पर हम लोगों को इस कॉस थीटा के टेंशन में अभी नहीं पड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जिसको जे से इंडिकेट करते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है 5 जूल तो समझ लेना वहां पर जो है वर्क की वैल्यू है वो। इट इज स्केलर क्वांटिटी। सर ये वेक्टर नहीं, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंट फोर्सेस विल हैव डिफरेंट वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जल्दी लोगों को बताया नहीं जाता, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को, या बहुत ही बेसिक लेवल पे नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सिस्टम का मतलब है कि मान लो एक फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को किक किया, जैसे आपने फुटबॉल को मारा तो आप और फुटबॉल एक सिस्टम है। ठीक है, अब आपने जब फुटबॉल को मारा तो फुटबॉल पर कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं? अब आप खुद सोचो, फुटबॉल पर जब फुटबॉल को आपने किक किया तो एक फोर्स तो आपने लगा दिया, एक फोर्स ग्रेविटेशन लगा रही है, और फुटबॉल जिस चीज पर वो ड्रैग कर रही है, मतलब जिस चीज पर रोल डाउन कर रही है, जिस चीज पर है ना, जो फुटबॉल हमारा वो जमीन पे जो है घिसट रही है, तो जमीन भी उसके ऊपर क्या लगा रहा है? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो कुल मिला के उस बॉल पर 3 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं सर। तो क्या उन तीनों फोर्सेस का वर्क सेम आएगा? ऐसा नहीं है। तो तीनों फोर्सेस का वर्क जो बच्चों निकालोगे आप तो अलग अलग मिलेगा आपको। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है कि डिफरेंट फोर्सेस विल हैव द डिफरेंट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अलग अलग फोर्स का वर्क अलग अलग निकलेगा फिजिक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं सर टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं टोटल। ठीक है,
कैसे? जैसे पहला पॉजिटिव वर्क में कहा गया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम कहेंगे सर वर्क पॉजिटिव हो रहा है। क्या मतलब? मान लो कि हमने फोर्स इधर की तरफ लगाया है और कोई बॉडी इधर ही की तरफ क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई, तो हम कहेंगे सर जो इसके बीच में एंगल जो बना, सर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच जो एंगल बना, दो पैरेलल लाइन के बीच कितने एंगल बनते हैं बच्चों? 0 डिग्री का, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री है। तो बच्चों अगर 0 डिग्री का एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दो तरीके से बताया जा सकता है इसको, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, और या फिर ऐसा बताया जा सकता है कि थीटा 0 डिग्री यानी एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री हो, देन वी कैन गेट द पॉजिटिव वर्क। तब हमें बच्चों क्या मिलेगा? पॉजिटिव वर्क मिलेगा। ठीक है, तो वर्क का पहला पार्ट, पहला टाइप ये है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को धक्का दिया, तो आप मान लो एक टेबल है, एक टेबल को आपने ऐसे धक्का दिया, तो आपने फोर्स लगाया इधर की तरफ, टेबल भी उधर ही खिसक गया, तो आपने फोर्स भी इधर लगाया, टेबल उधर भी गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आपने कैसा वर्क किया? आपके फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है बच्चों यहां पर। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका नेगेटिव वर्क। सर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैंने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया बच्चों और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो गया, तो ऐसे वर्क को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिव वर्क, यानी कि इसके बीच का एंगल सर 180 डिग्री हो जाए। सर 180 डिग्री अगर हो गए तो भाई दो ऑपोजिट लाइन के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। मान लो मैंने एक एरो ऐसे बनाया, मान लो यहां पे मैं दिखाता हूं, एक एरो ऐसे बनाया, एक एरो ऐसे बनाया, तो इसके बीच एंगल कितना? 180। तो अगर 180 डिग्री एंगल बनता है दो डायरेक्शन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, देन वी कैन गेट नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क मिलेगा बच्चों? नेगेटिव वर्क मिलेगा। इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक बॉल है, ध्यान सुनना, एक बॉल है, हमने क्या करा, उस बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, ऊपर फेंका, तो हमने जब फेंका उस बॉल को, तो एक तो फोर्स हमने लगाया भाई, तो हम अपने फोर्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब बॉल ऊपर जा रही होगी, आप खुद सोचो उस बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? सर लग रहा होगा। ठीक है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बॉल भाग रही है ऊपर, अब आप खुद सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बॉल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। सो वी कैन से दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव वर्क होगा। कैसा होगा? यहां पर नेगेटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे मैंने फुटबॉल लिया, तो सर फुटबॉल को जैसे हमने जमीन पे ऐसे रोल डाउन कर दिया, तो फुटबॉल गुड़कता हुआ चला जाएगा जमीन पर। तो जब फुटबॉल जा रहा होगा भाई, जमीन के ऊपर रोल डाउन कर, ऐसे जमीन के ऊपर रोल डाउन कर रहा होगा, तो फुटबॉल तो इधर जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट फुटबॉल का इधर है, लेकिन आप सोचो जमीन जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यानी घर्षण बल जिसको कहते हैं हम लोग, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, बॉल जा रही है उधर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क भी हमेशा क्या आएगा? कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। सो दिस इज द नेगेटिव वर्क। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या मतलब होता है बच्चों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, है ना, परपेंडिकुलर। अच्छा सर, मतलब अगर ऐसा फोर्स है, ध्यान रखना, ऐसा मान लो फोर्स लग रहा है सर, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सर इधर की तरफ हो रही है, यानी इसके बीच एंगल कितना बन जाए बच्चों? 90 डिग्री एंगल बन जाए अगर, तो समझ लेंगे कि कैसा वर्क हो रहा है यहां पर बच्चों? जीरो वर्क हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फुटबॉल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फुटबॉल जो है ना वो जमीन पर ऐसे रोल डाउन कर रहा है, जैसे फुटबॉल को आपने मारा, फुटबॉल ऐसे रोल डाउन करेगा जमीन पे, ठीक है, लेकिन ये जमीन पे जा रही है ना फुटबॉल, ठीक है, जमीन पे जा रही है। आप बताओ फुटबॉल का डायरेक्शन क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इधर है, ठीक है सर, ओके। अगर इस पर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितने डिग्री का एंगल बना? फोर्स नीचे, मैं एक मार्कर से और दिखाता हूं, जैसे फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो आप बताओ कितने डिग्री एंगल बनेगा? फुटबॉल इधर भाग रही है, पर इस पर हमेशा फोर्स कैसे लग रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लगता है? नीचे लगता है, तो फुटबॉल इधर भाग रही है डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब इन दोनों के बीच एंगल सर 90 डिग्री का बन गया। तो हम कह सकते हैं सर यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ये फुटबॉल जब जाएगी या कार कोई चल रही है रोड पर, तो कार तो भाग रही है आगे की तरफ, कार भाग रही है आगे की तरफ, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, तो एंगल कितने का बना? 90 का। सो वी कैन से दैट यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। व्हाट विल बी द फोर्स, व्हाट विल द वर्क डन? जीरो वर्क डन। तो बच्चों ये था टाइप्स ऑफ वर्क। आई होप आपको टाइप्स ऑफ वर्क क्लियर हो गया। अब आप सवाल क्या था सर, क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा आ सकता है कि उसने सवाल कर दिया, एग्जामिनर ने सवाल कर दिया कि मान लो एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे, है ना, घूम रही है, दौड़ रही है। मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो सर्कुलर पाथ पर, साइकिल चला रहे हो, ठीक है भाई, ओके।
आप बताओ मुझे, जब आप इस चीज पे घूमे, या मान लो साइकिल से अच्छा हमने क्या करा, हमने ना धागे में ना एक पत्थर बांध दिया, ठीक है। जब धागे में एक पत्थर बांधा तो उसको ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे जब घुमाओगे तो वो कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगी, ठीक है, ओके जी सर बिल्कुल घूमेगी। तो आप बताओ मुझे कि इस टाइम पर इसके फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? तुम बोलोगे सर सेंटर की तरफ, क्योंकि धागे से हमने पकड़ रखा है पत्थर को, तो पत्थर को धागा क्या करेगा, इधर सेंटर की तरफ खींचेगा। ऐसे से घुमा रहे हो तुम तो सेंटर की तरफ खींचेगा धागे को, धागा पत्थर को किधर खींचेगा, सेंटर की तरफ। तो सर फोर्स तो हमेशा इधर की तरफ लेगा, सेंटर की तरफ। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप पता करना चाह रहे हो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसे, तो आप क्या करो, घुमाते 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 क्या करो, पत्थर को अचानक से छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो वो घूमते घूमते नहीं भागेगा, वो अचानक से यूं सीधा डायरेक्शन में भागेगा जहां छोड़ोगे पत्थर। मान लो आपने इसको घुमाते 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 यहां छोड़ दिया, इस पॉइंट पे छोड़, तो जैसे इस पॉइंट पे छोड़ोगे पत्थर ऐसे भागेगा बच्चों। आपने ये चीज गौर किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना एक बार एक्सपेरिमेंट करके। आप कभी भी जब किसी पत्थर को धागे में बांध के घुमाओगे और ऐसे घुमाते घुमाते छोड़ दोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट भागेगा वो, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मान लो आपने यहां छोड़ा तो यहां भागेगा, यहां छोड़ा तो यहां भागेगा, यहां छोड़ा तो ऐसे भागेगा। मतलब आप ऐसे घुमा रहे हो ना तो ऐसे भागेगा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बच्चों, हमेशा किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो बच्चों आप खुद देखो, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का और ये डायरेक्शन है फोर्स का। ये सब फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का। बताओ कितने डिग्री का एंगल बनना बच्चों, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। तो आपको आंसर मिल गया होगा। यहां पर वर्क कैसा होने वाला है, यहां पर वर्क होने वाला है सर 0 वर्क। तो पेपर में सवाल है ना, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो बताइए उसका वर्क डन क्या होगा, कैसा होगा, या कितना होगा। हो सकता है आपसे सवाल थोड़ा ऐसा कर दिया जाए कि बताइए एक अर्थ के ऑर्बिट में एक ना सैटेलाइट घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो बताइए उसका वर्क डन कितना होगा। तब भी वर्क डन क्या लगाना है बच्चों, 0 लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनर्जी की। समझ में आ गया वर्क कितना ही है सर, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो प्लीज 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 आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एनर्जी की। बच्चों एनर्जी के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। मैं एनर्जी की बात करता हूं। चलो पहले इधर बात कर लेते हैं एनर्जी क्या होती है। बच्चों व्हाट इज द एनर्जी? आप बोलोगे सर द एबिलिटी टू डू वर्क। सर काम करने की एबिलिटी को ही तो वर्क कहते हैं। आप खुद सोचो, एक बंदा ए है, एक है बी। ए पर्सन ने क्या करा, बहुत ज्यादा काम किया आज पूरे दिन में। बी पर्सन ने क्या करा, आज पूरे दिन में काम ज्यादा नहीं कर पाया, वो सेम काम कर रहा था पर काम किसी ने, एक ने ज्यादा किया है, एक ने कम काम किया है सर उस पर्टिकुलर दिन में। आप बताओ ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, जिसने ज्यादा काम किया। तो भाई सीधी सी डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है वो। एनर्जी की डेफिनेशन क्या, द एबिलिटी टू डू वर्क। सर वर्क करने की एबिलिटी, वर्क करने की ताकत, यानी वर्क करने की एबिलिटी जिसके पास ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी है। मतलब एबिलिटी ऑफ वर्क जो है वही देता है कि हम लोगों को एनर्जी। सो एनर्जी इज व्हाट, द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बोलते हैं बच्चों। एनर्जी की एसआई यूनिट भी इत्तेफाक से वही है जो वर्क की एनर्जी थी। क्या वर्क की एसआई यूनिट थी? एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों एनर्जी की? एसआई यूनिट होती है सर जूल। क्या होती है? जूल। इसकी बिगेस्ट यूनिट पूछी जाती है बच्चों, बिगेस्ट या कॉमर्शियल यूनिट पूछी जाती है। बिगेस्ट या कॉमर्शियल यूनिट पूछी जाती है तो भी क्या होगा, इसका बोलेंगे किलोवाट आवर। ध्यान रखना बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो और आप एक रिलेशन यहां लिख लो कि 1 किलोवाट आवर में हम लोग बच्चों होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ध्यान रखिएगा ये रिलेशन पेपर में जरूर पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? किलोवाट आवर को ही हम लोग बच्चों अपने घरेलू भाषा में यूनिट भी कहते हैं। जैसे याद है बिजली का खर्च होता है हमारे घर में 1 यूनिट 2 यूनिट बिजली, तो जो ये यूनिट होती है ना उसी को किलोवाट आवर कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कैसे आए ये वैल्यू, क्योंकि हमने के को हटाया 1000 लगा दिया, आवर को 3600 रख देना है, 3600 सेकंड यानी 3600 सेकंड। जैसे ही के को हटा के 1000 रखोगे, आवर को हटा के 3600 रखोगे, सॉल्व करोगे, यही वैल्यू आएगी। इस चीज को चाहे तो आप रट लो, समझ लो, जो भी कर रहे हैं, लेकिन याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अब सर बात करते हैं थोड़ा सा कि सर एनर्जी तो बहुत तरह की हमने देखी है। पहले हम टाइप्स की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सर एनर्जी तो हमने बहुत तरह की देखी है, बहुत सारी एनर्जी, आपने बहुत सारी एनर्जी पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारी एनर्जीज पढ़ते हैं हम लोग, पता है आपको। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 एनर्जी के बारे में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, एक तो पोटेंशियल, एक है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी कन्वर्जन भी पूछा जाता है इसमें कि बताइए कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर कुकर है, तो सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। जैसे सोलर सेल, तो सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे बल्ब, अगर बैटरी से आप बल्ब जला रहे हो तो बैटरी के अंदर क्या है,
एक केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी बन जल रही है पहले इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में बल्ब के जरिए से। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता है बच्चों। सो वी कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी कन्वर्जन बाय दिस प्रोसेस। जैसे मोटर है, तो बच्चों मोटर में क्या होता है, पहले आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तभी तो मोटर चलता है, आपने स्विच ऑन किया तभी तो फैन चलेगा। तो जैसे ही हमने फैन मतलब स्विच ऑन किया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया उसको, और वो फैन घूमने लगी, मतलब मशीन चलने लगी, कोई सी मशीन, वॉशिंग मशीन हो, आप कहना ग्राइंडर हो, तो जब वो चलने लगी तो उसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। ठीक उल्टा होता है जनरेटर में। जनरेटर एक तरह की मशीन है सर, डिवाइस है, उसको चलाते हैं हम लोग, या उसको है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सर, तो वहां से बोलेंगे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज है ना एनर्जी कन्वर्जन कैन बी है ना आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो आप जवाब दे सकते हो बहुत ही आसानी से। अब क्या है बच्चों, देखो टाइप्स। तो टाइप्स में मेनली दो टाइप हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बच्चों, पहला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है, उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। द एनर्जी पोसेस्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल। हर रुकी हुई चीज में कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी, ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी सर अर्थ के ऊपर रखी हुई है, अगर कोई बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है, तो हम मानते हैं कि यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। कौन सी एनर्जी जीरो होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये, अगर इस बॉडी को सर अर्थ के सरफेस से थोड़ा उठा दिया जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तुम कहोगे सर क्या सच में इसके सरफेस पे जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो बच्चों ध्यान सुनना, अर्थ के सरफेस पर ऐसा मान लिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये फिजिक्स ने कंसीडर कर लिया है। पर देखा जाए, अगर मैं यहां पर गड्ढा कर दूं अर्थ के अंदर, अगर यहां पर मैं गड्ढा कर दूं बच्चों, आप बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं टिकी रहेगी, गिर जाएगी गड्ढे में? तुम बोलोगे सर गिर जाएगी, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटेशनल इससे खींच लेगा, अगर है ना अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि अर्थ के सरफेस पर कोई गड्ढा नहीं है और उस सरफेस पर रखी हर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। सो वी कैन से दैट कि सर अगर इसकी हाइट बढ़ा दी जाए, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के यहां रख दिया जाए, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो हाइट के साथ, यानी कि अर्थ से जो हाइट के साथ जो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाए, अगर हाइट दी जाएगी ऑब्जेक्ट में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती चली जाएगी उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन भी देख लिया आपने, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को पीई से दिखाते हैं हम लोग, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है बच्चों, mgh। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इधर देखो, यहां दिखाता हूं। मान लो कि हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर एक डंडा खड़ा है, इस डंडे पे ना यहां पर एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, देखना, एक बॉल रखा हुआ है, बॉल का मास है m, इसकी हाइट कितनी है h, और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। भाई कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, mg लगती है सर। ठीक है, अब आप बताओ इस पर वर्क निकालो। तुम बोलोगे सर यहां से जब बॉडी को यहां लाया गया होगा तो कुछ वर्क किया हमने, कैसे सर, फोर्स लगा। इधर देखो, फोर्स भी लगा रहे हैं, और क्या हो रहा है सर, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो सर वर्क हुआ होगा। तो पहले वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है अभी, कौन सा सर, ग्रेविटेशनल। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अच्छा, इनटू में h इसके अंदर कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया बच्चों, देखो आप h है, तो सर s को हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। सर ये आया वर्क, अच्छा, इसी वर्क को करने की वजह से इसके अंदर क्या आ चुकी है बच्चों, देखो, अगर आप ये वर्क नहीं करते, अगर बॉडी को उठा के यहां नहीं लाते, तो जब ये वर्क नहीं करते तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं आती। तो आपके इस बॉडी के अंदर एनर्जी क्यों आई, क्योंकि आपने इस पर क्या कर दिया, वर्क कर दिया है। तो सर इसलिए हो जाएगा वर्क बराबर, यानी सॉरी, इस वर्क को, यानी वर्क की वजह से ही क्या आई है बच्चों, एनर्जी आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो यहां पर इसका फॉर्मूला प्रूफ कर दिया हमने, बहुत ही छोटा सा प्रूफ था। तो U इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से एक चीज कहा जा सकता है, क्या सर, अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आती है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान सुनना, अगर हम उस पर पॉजिटिव वर्क करते हैं तब एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, आएगी। मतलब जैसे इस पर हमने पॉजिटिव, देखो हमने क्या करा, बॉल को उठाया जमीन से और से उठाया, तो मैंने फोर्स भी इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं ना मैं इस पे। तो जब मैं बॉल के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं तो इसके अंदर एनर्जी आ गई है, इसके अंदर क्या हो, एनर्जी। लेकिन अगर यहीं पर इसके नेगेटिव वर्क होता, इसके ऊपर अगर मैं नेगेटिव वर्क करता तो एनर्जी चली जाती। मैं एक अच्छा एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे एक साइकिल है, तो कोई बंदा साइकिल से जा रहा है, आपका दोस्त साइकिल से जा रहा है, साइकिल से ना बड़ी तेजी में जा रहा है ना, बहुत वेलोसिटी उसकी ज्यादा है। आपने क्या कर दिया, आपने उसको खींच लिया।
आपने उसको अपनी तरफ खींच लिया तो क्या होगा, आपने कैरियर को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया, वो साइकिल से जाएगा तो, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी बच्चों, यानी कि वो बहुत स्लो चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने फोर्स इधर लगाया, साइकिल इधर भाग रही है, वर्क कैसा हुआ, नेगेटिव, क्योंकि सर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क नेगेटिव, उसकी एनर्जी चली जाएगी। जो साइकिल जो चला रहा था स्टार्टिंग में, उसके पास जो एनर्जी थी साइकिल से, मतलब जो उसके अंदर एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो गई, कम हो गई है सर। सो वी कैन से दैट अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो सर एनर्जी स्टोर होगी, और अगर उस पर नेगेटिव वर्क हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी सर, उस पर क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा सर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ हो गया सर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? दूसरा टाइप है पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दूसरा टाइप है काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? द एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोसेस्ड बाय, जिसको नहीं लिख, मतलब जिसके पास नोट्स नहीं है प्लीज लिख लेना, ठीक है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जो सेकंड टाइप है एनर्जी की वो है काइनेटिक, क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, जब बॉडी किस में हो, मोशन में हो, किस में हो बच्चों, जब बॉडी मोशन में हो तब इसके अंदर एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv², m है मास, v है वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे सर? बहुत ही आसान, और एग्जाम में बहुत बार आता है प्रूफ, ध्यान रखना। तो प्रूफ कैसे करेंगे? मान लो लेट सपोज कि एक बॉक्स है, या मान लो एक गाड़ी है सर, चलो बॉक्स छोड़ो, मजा नहीं आता। एक गाड़ी है सर, ठीक है, इस गाड़ी को, ये गाड़ी अभी सर रुकी हुई है, रुकी हुई तो u0 है सर। अब ये ना थोड़ी देर बाद चलना स्टार्ट कर दी और चल के यहाँ आ रही है, अभी सर ये यहाँ आ गई है, ठीक है। जब ये गाड़ी यहाँ आ गई तो इसके पास वेलोसिटी, अभी मान लेते उसके पास v वेलोसिटी है सर। इस गाड़ी का मास है m, इस गाड़ी का मास, अभी m तो मास तो चेंज होगा नहीं सर। ये गाड़ी चलना स्टार्ट की, चलते चलते यहाँ आ गई है, इसकी वेलोसिटी अभी v है, यहाँ रुकी हुई थी सर। इसने मान लेते डिस्प्लेसमेंट तय किया है s, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? s, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, ये जब चलेगी तो इसके अंदर मान लेते हैं सर एक्सेलरेशन आएगा a, ठीक है। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि v कैसा है सर, इसमें कांस्टेंट है। अब मान के चलते हैं अगर इसके अंदर सर स्टार्ट ये u0 था, अभी मतलब रुकी हुई थी गाड़ी, इसने क्या करा है ना, एक्सेलेरेटर दबाया और सीधे चलना स्टार्ट किया, मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ तो एक्सेलरेशन आया होगा। यस सर, तो एक्सेलरेशन मान लेते सर a आया होगा, ठीक है सर, मान लेते हैं, ओके। अब मैं यहां पर क्या वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं जब ये गाड़ी यहां से यहां गई? तो सर बिल्कुल, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये बताओ मुझे, फोर्स के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ma, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स का फॉर्मूला आता था m इंटू ए। अच्छा, इंटू एस को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब आप बताओ इस जो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब इसमें बताओ m तो है, तो m को छेड़ेंगे नहीं, m को ऐसे ही रहने देंगे सर। a और s नहीं है इसमें, तो हम a s को हटाएंगे। अब सर a और s को कैसे हटाएं हम लोग? अब आप खुद सोचो, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as, देखो as आ रहा है इसमें, इक्वल्स टू v² माइनस u²। बच्चों वहीं से इसको हटाएंगे, तो हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, किससे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी नो दैट 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो सर क्या मैं इस वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट द as की, है ना, as की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो? as बराबर, या मैं यहीं पे कर दूं, है ना, as बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 2 कहां चला जाएगा बच्चों? 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो as की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्लियर है? 2as बराबर, तो 2 को डिवाइड में ले गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। as की ये वैल्यू इसमें रख दो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट w वर्क इक्वल्स टू m। अच्छा, as के बदले में क्या रख दिया हमने सर? v², है ना, माइनस u² अपॉन में 2। अब आप बताओ, u तो 0 था सर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? देखो यहां रख दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर। इनिशियल वेलोसिटी तो u की जगह क्या रख देंगे सर? 0। u की जगह क्या रख देंगे? 0। अब सर वर्क बराबर हो जाएगा मास इंटू v², 0 तो हटाई, तो v² अपॉन 2, v² अपॉन में 2। अब आप बताओ मुझे, वर्क जब करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आएगी। जब जाहिर बात है इस बॉडी पर, इस बस पे, ये जो भी वैन है, इस पर अगर वर्क किया गया है, जाहिर बात है यहां से बॉडी को यहां लाया गया है, फोर्स भी इधर ही लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ। तो जब पॉजिटिव वर्क हुआ, इस वजह से इसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो वर्क कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वर्क को मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी। सर बॉडी चल रही है तो पोटेंशियल तो हो नहीं सकती, बॉडी तो अभी भी जा रही है सर, भाग रही है, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल नहीं हो सकती, कौन सी होगी? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 को बाहर ले आओ तो 1/2 हो जाएगा, m को m लिख देंगे, v² को v²। यहां से प्रूफ हो गया, हाँ, हाफ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ हो चुका है सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, विद विच इट इज मूविंग। आई होप कि आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह से हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को। अब क्या करना है सर, अब हम लोगों को एनर्जी के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई आपको। ठीक है कि सर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी होता है कि एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है सर, एनर्जी कितने तरह के होते हैं, दो एनर्जी हम लोगों को मेनली पढ़ी इस चैप्टर में, एक तो सर एमजीएच वाला, एक पढ़ना है सर काइनेटिक एनर्जी। अब सर इसमें और क्या है, तो और एक छोटा सा टॉपिक है पावर। सर पावर क्या होता है, आपको पावर ना एकदम ये चुटकी में समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से प्लीज आप लोग। ठीक है चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चाहो तो इसको नोट डाउन करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आप नोट्स बना सको, नोट्स प्रिपेयर कर सको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सर पावर के बारे में। पावर के बारे में देखो सर, पावर क्या होता है बच्चों। पावर की डेफिनेशन जो है, जो पावर की मेन डेफिनेशन है वो है, बहुत बढ़िया है, रेट ऑफ, रेट। पावर की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी ना चेंज होती जाती है, अब जैसे से आगे जाओ ना तो थोड़ी चीज वही है, क्वांटिटी तो वही है, पर पावर की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैं छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर। रेट का मतलब बच्चों, अगर हम आपने हमारी वीडियोस देखी होगी तो मैंने हमेशा समझाया है कि रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको बच्चों पढ़ाई अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है चीज, तो लाइक जरूर करते जाना, लाइक कर ही देना, हाँ बिना लाइक किए जाना मत। और अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, अपने हैंडसम ब्यूटीफुल हाथों से सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना। चलिए, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अच्छा इसका फॉर्मूला सर देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जो फॉर्मूला बनाता हूं बच्चों वो डेफिनेशन से बनाता हूं, मैं रटवाता नहीं। फॉर्मूले को रटना नहीं, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, अपने आप फॉर्मूला निकल के आया। देखो डेफिनेशन को पढ़ो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब सर डिवाइडेड बाय टाइम होता है, टाइम के साथ। किसका रेट है, देखो रेट ऑफ डूइंग व्हाट, वर्क। अच्छा सर वर्क ऊपर लिखना है, तो वर्क बाय टाइम आ गया पावर का फॉर्मूला। सो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। बहुत बच्चे ऐसे भी लिखते हैं सर पावर के लिए मैं क्या वर्क बाय टाइम की जगह एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हो। यस सर बिल्कुल, क्योंकि जहां वर्क होगी वहां एनर्जी आएगी, तो सर एनर्जी बाय टाइम हमने क्या कर दिया, लिख दिया। कोई दिक्कत है नहीं ना है, ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ मुझे यहां से कि सर इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो हमने तो सर इसकी SI यूनिट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बहुत ही आसान, आपने सुन भी रखा है, इसकी SI यूनिट है वॉट। क्या होती है बच्चों, वॉट। आपके घर में कोई गैजेट्स आता है, कोई डिवाइस आती है, उसमें लिखा होता है 25 वॉट 50 वॉट। बल्ब लाते हो आप तो लिखा रहता है 50 वॉट का है ना, 10 वॉट का है कि 50 वॉट का है कि 100 वॉट का है। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। सो इसकी बिगेस्ट यूनिट क्या होगी बच्चों, है ना, बिगेस्ट यूनिट इज व्हाट। बिगेस्ट यूनिट जो बच्चों होती है वो होती है किलोवाट। क्या होती है बच्चों, किलोवाट, या इसको KW भी लिखते हैं। जैसे एनर्जी में क्या था, किलोवाट आवर, क्योंकि वहां पर टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, यहां पर किलोवाट। तो क्या मैं यहां से एनर्जी का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बना सकता हूं। एनर्जी का एक और फॉर्मूला बच्चों आ गया, एनर्जी बराबर पावर इंटू में टाइम। मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल करूं कि बच्चों एक बल्ब है जो कि 50 वॉट का है और उसको हमने दिन में 2 घंटे जलाया, बताओ कितनी एनर्जी खर्च कर देगी। सर 50 वॉट का है, 2 घंटे जलाया है, तो पावर का सीधा मल्टीप्लाई कर देता है टाइम से, एनर्जी पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, आप आराम से ऐसे कर सकते हो। एनर्जी निकालना हो, पावर अगर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, सीधा मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट द एनर्जी। क्लियर चीज बच्चों, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी बताऊंगा, उसमें बने रहना बिल्कुल। इसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, आप घर बैठे बैठे अपने एनर्जी का चेक कर सकते हो घर में कि कितनी बिजली बिल आ सकती है अगर मैं फला गैजेट्स या फला डिवाइस इतने वॉट का घर में ले आता हूं, तो आप यूं चुटकी में पता कर सकते हो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना। तो एनर्जी बराबर क्या बन गया सर, पावर इंटू में टाइम। सर बहुत बढ़िया, एनर्जी का एक नया फॉर्मूला मिल गया सर हम लोगों को। अच्छा एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी आपने समझ में आया, ये चीज क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी में क्या है बच्चों, लिख के आते हैं ये चीज, ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, और ये इनिशियल वेलोसिटी मान ले सर, शुरू की वेलोसिटी रखी है और बाद की वेलोसिटी रखी है कि गाड़ी की वेलोसिटी अब हो गई है 50 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल, और आपसे कह रहा है वर्क निकालो। क्वेश्चन में आप घूम जाओगे, सर वर्क निकालना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, आप क्या करें। तो ध्यान रखना, एक नया फॉर्मूला लो, वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो ट्रायंगल बना है इसका मतलब होता है चेंज। क्या मतलब सर, वर्क बराबर के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब सर, वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² माइनस में हाफ mu²। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाफ m कॉमन ले लो, v² माइनस में u²। नया फॉर्मूला बन गया सर, इसको लिख लो आप ध्यान से।
कभी भी वेलोसिटी रखी हो और आप पूछ ले, मास भी दे रखा होगा, मास भी दे रखा होगा, जैसे 50 केजी ले लो या मान लो 1000 केजी, 1000 केजी मास है सर की गाड़ी है और ऐसे ऐसे करके, तो आपसे वर्क पूछ लेता है। तो फॉर्मूला क्या लगाना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भाई, एनर्जी कब आती है, जब आपने गाड़ी पे वर्क किया है, वर्क चेंज हुआ है, तभी तो इस पे एनर्जी आई सर। तो वर्क जब होता है, जब किसी चीज पे वर्क होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। अभी गाड़ी रुकी हुई थी, कोई काइनेटिक एनर्जी थी, जीरो थी, लेकिन गाड़ी चलने लगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज किस वजह से हुई, किस वजह से हुई है भाई? अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे जा रहे हो, अब इस पास आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, आप स्लो चल रहे हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सीधे किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी सीधे किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अभी धीरे धीरे चल रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जा रहे हो, आपने अचानक से बाइक की वेलोसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी और 50 मीटर पर सेकंड पे आ गए, तो आप बताओ आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि आपने उस पर क्या किया, वर्क, आपने फोर्स लगाया। आपने जब गाड़ी पर इंजन की तरफ से फोर्स लगाया तो गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट भी हुई था बहुत जल्दी से। तो जब वर्क हुआ उस पर, यानी कि गाड़ी पे पॉजिटिव वर्क हुआ है, तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। सो वी कैन से दैट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा वाला लो, बेहतरीन वाला लो, बता रहा हूं मैं, ऐसे ही इधर उधर में मत पढ़ना है ना। बहुत ज्यादा झूठ और बहुत ज्यादा बेकार की बातें बताई जाती है बहुत सारी वीडियोस में, हम किसी का नाम नहीं ले रहा, पर एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो आप आगे पढ़ोगे, आगे आपको काम आएगा, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी ध्यान रखना, अगर ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह जाएंगे ना, सच बता रहा हूं मैं, आगे फिजिक्स से जो बहुत बच्चे बोलते हैं डर लगता है, कभी नहीं लगेगा जिंदगी में, इट्स माय गारंटी। आप रिकॉर्ड कर लो इस चीज को, रिकॉर्डेड वीडियो, ध्यान रखना। अगर आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ले लेते हो, आपको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, रिगार्डिंग दिस वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों को। क्लियर बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ये चीज तो खैर मुझे बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ध्यान रखना, कभी वेलोसिटी दे रखा हो, मास दे रखा हो, बोल दे वर्क, तो बच्चा घूम जाता है, सर वर्क बराबर हमने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ना तो फोर्स है ना तो डिस्प्लेसमेंट है, फिर वर्क कैसे पूछ रहा है, वेलोसिटी इज गिवन है सर। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये लाइन बच्चों याद रखना, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको समझा भी दिया है कैसे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान सुनना, अब क्या करते हैं सर, पावर समझ में आ गया सर। अब इसको इरेज करता हूं मैं जल्दी से, अगर नोट डाउन कर लो अगर कुछ छूट रहा हो इसमें से, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, इरेज करके बताता हूं कि सर हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस पे, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सर, एनर्जी, मान लो कि आपने एक बल्ब, है ना, आपने एक बल्ब लिया, बल्ब छोड़ो, बल्ब तो थोड़ा कम वोट का आता है। मान लो कि आपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिक केटल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला एक केटल लिया जिसमें पानी गर्म करते हो आप। तो मान लो इलेक्ट्रिक केटल लिया जिसका जो पावर है बच्चों वो कितना है, आपने दुकानदार से पूछा, दुकानदार ने बोला कि आपका ना ये 1000 वॉट का है। कितना वॉट का है बच्चों, 1000 वॉट का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वॉट हो गया, 1000 वॉट बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम सोचोगे यार ये ज़्यादा बिजली तो नहीं उठा देगा, क्या पता मैं इलेक्ट्रिक केटल को दिन में इतनी देर यूज़ करता हूँ, क्या पता ये बहुत ज़्यादा बिजली उठा दे। तुम कहोगे अगर मैं इस इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ दिन में 1 घंटे भी करूँगा, कितना, तो बोले सर मैं दिन में 1 घंटे करूँगा और 30 दिन में, 30 डेज में, अगर मैं 1 महीने चलाऊं, इस 1 घंटे डेली यूज करूं, मान लो इलेक्ट्रिक केटल का यूज पानी गर्म करने में 1 घंटे डेली करता हूं फॉर एग्जांपल, ठंड का टाइम है, तो अगर 30 दिन यूज करूं तो कितना पैसा खर्च कर देगा ये। अगर पता हो, आप दुकान पे खड़े खड़े अगर ये कैलकुलेट कर पाओ तो कितना बढ़िया है। आप वहीं कैलकुलेट कर लोगे, नहीं ये ज्यादा महंगा पड़ेगा बिजली का, ऐसा करते हैं कम वॉट वाला लेते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, पावर कितना है 1000 वॉट, आपने 1000 वॉट का क्या लिया, केटल लिया है, टाइम कितना है 1 आवर, 30 डेज यूज करना है आपको, 30 दिन में कितने पैसे उठाएंगे इस बात को कैलकुलेट करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। आप यूनिट में बता करना चाह रहे हो ना, यूनिट में कितने यूनिट बिजली लेगी, तो पावर इंटू टाइम, पावर कितना है बच्चों 1000, पावर 1000 इंटू टाइम कितना है 1 घंटा। आप दिन में 1 घंटे रोज जलाना चाहते हो ना, ठीक है, 1 घंटा, 1000 वॉट इंटू में 1 घंटा, आप बताओ कितना आया, 1000 वॉट आवर आया, 1000 वॉट आवर। अब आप चाह रहे हो सर इसको अब आप चाह रहे हो किलो वॉट आवर में, किस में आ जाए, किलो वॉट आवर में आ जाए ये चीज। तो क्या करोगे, किलो लाना है, यानी वॉट आवर है, किलो लाना है। किलो लाने के लिए बच्चों 1000 से क्या किया जाता है, नंबर को डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड करोगे तो कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 1 किलो वॉट आवर। अच्छा, इसी किलो वॉट आवर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट। तो यानी 1 यूनिट बिजली उठेगी 1 दिन में, 1 दिन में 1 यूनिट। तो बच्चों आप 1 महीने का निकालना चाहो 30 दिन का, तो 30 दिन में जो एनर्जी उठेगी मल्टीप्लाई करो 1 इंटू में 30, यानी कि आप 1 दिन में, 1 महीने में 30 इंटू में 1, यानी कि कितने यूनिट उठा दोगे, 30 यूनिट। और मान लो आपके घर पे, आपके शहर में 1 यूनिट बिजली 3 रुपए की है, तो 30 इंटू में 3 क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 30 यूनिट, 1 यूनिट 3 रुपए का, 30 यूनिट 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना होता है 90। मतलब आप अपने घर में सिर्फ उस इलेक्ट्रिक केटल का यूज करते हुए, जो कि 1000 वॉट का लिया था आपने,
वो आपको 90 रुपए बिजली उठा देगा 1 महीने में, सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल। फिर आप सोचोगे नहीं यार ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा करते हैं कम वॉट का लेते हैं, 500 वॉट का ले लेते हैं। तो जैसे ही 500 वॉट का लोगे सीधे इसको आधा कर दो, 90 का आधा तो 45, 1 महीने आपको 45 यूनिट 45 रुपीज का है ना खर्च होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल यूज करने पर। ऐसे ही आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप वॉशिंग मशीन ले रहे हो, आप फ्रिज ले रहे हो, आप एसी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप उसका वॉट पता कर लो और बैठे बैठे आप कैलकुलेट कर सकते हो ये बिजली कितना उठा देगा 1 महीने में, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस डिवाइस को कितना यूज करना है। एसी ले रहे हो तो पता है एसी घंटे मतलब दिन में समझ लो 10 घंटे ना 12 घंटे चलेंगे ही चलेंगे, आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो। और ऐसे ही हम लोग बहुत ही सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आगे के कॉन्सेप्ट भी बहुत आपका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बनने के लिए इतने देर बनाए रखने के लिए, और आपका क्योंकि आप लाइक करते हो ना, देखो आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो एक सपोर्ट, देखो हमें कोई फायदा इससे नहीं हो रहा अभी फिलहाल, अभी क्या हो रहा है कि हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि चलो हमारे बच्चे ये तो किसी का फायदा तो हो रहा है। ठीक है, समझ बात। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।